हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल। मेरे चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम ज्योग्राफी का चैप्टर 5 प्राथमिक क्रियाकलाप यानी कि प्राइमरी एक्टिविटी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि हमारे जो भी इकोनॉमिक में जो क्षेत्र होते हैं वो 3 प्रकार में बांटे जाते हैं: प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तीनों के बारे में अलग अलग चैप्टर दे रखे हैं। इसके बारे में हमने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा था। रोज़गार जब चैप्टर हम पढ़ रहे थे तो मैंने कहा था कि ज्योग्राफी वाले चैप्टर में मैं इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। तो इस चैप्टर में हम केवल प्राथमिक के बारे में पढ़ेंगे, बाकी इन दो को हम छोड़ते हैं। इनकी बात हम नेक्स्ट चैप्टरों में करेंगे। तो सबसे पहले प्राथमिक क्रिया की डेफिनेशन देख लीजिए। प्राथमिक क्रिया क्या होती है? अगर पूछ भी लिया जाता है आपसे तो आप ये लिख सकते हैं। ये डेफिनेशन बुक में नहीं मिलेगी, ये मैंने अपनी तरफ से लिखी है। इसके एग्जाम्पल भी मैंने लिखे हैं। प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत वे क्रियाएं आती हैं जो प्रकृति पर निर्भर होती हैं, अर्थात संसाधनों पर निर्भर करती हैं। यानी कि अब आप ये मान लीजिए, प्राथमिक का मतलब प्रकृति, प्रकृति से निकलने वाली वस्तुएं, चाहे वो कोई भी वस्तु हो, लेकिन उसमें प्रकृति, उसका प्रकृति से नाता होना चाहिए। जैसे प्रकृति से पाए जाने वाले वृक्ष, प्रकृति से पाए जाने वाले खनिज, प्रकृति से पाए जाने वाली कोई भी वस्तु, गैस हो या फिर कोई भी वस्तु हो, प्रकृति से रिलेटेड होनी चाहिए। चाहे वो कृषि हो, चाहे वो खनन हो, चाहे पशुचारण, पशुपालन, खटक अखिटक, संग्रहण, कुछ भी हो, तो वो प्रकृति से रिलेटेड होनी चाहिए। तो उसे हम प्राकृतिक वस्तु कहते हैं। प्राथमिक जो क्रियाएं होती है उनके एग्जाम्पल एक बार आप देख लीजिए। भोजन संग्रहण, आखेटक, सबसे पहले आखेटक, फिर भोजन संग्रहण, कृषि, खनन, पशुचारण, डेयरी उत्पाद और पशुपालन। ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। मैंने 7 एग्जाम्पल दिए हैं, आप और भी दे सकते हैं। जितने ज़्यादा एग्जाम्पल आप ढूंढने की कोशिश करेंगे उतना बेहतर आपके लिए होगा, उतने ही आप प्राथमिक क्रियाओं के बारे में जानेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल खोजने की कोशिश कीजिए। अब धीरे धीरे ये जो मैंने लिखे हैं ना, उनका मैंने अर्थ भी लिखा है नीचे, तो इनके बारे में हम पढ़ते हैं एक एक करके। इससे पूरे चैप्टर में कुछ नहीं है, इस समय प्राथमिक क्रियाएं और उनके भागों के बारे में जानना है। आखेट, आखेट का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? देखिए, आखेट का अर्थ है पशुओं का शिकार करना। जंगलों में रहने वाले आदिवासी अपने जीवन निर्वाह के लिए, मतलब जीवन जीने के लिए पशुओं का शिकार करते हैं, तो उसे आखेटक कहते हैं। आखेट का मतलब पशुओं का शिकार करना ही नहीं, मनुष्यों का शिकार करना भी आखेट कहलाता है। लेकिन इसे पशुओं का शिकार का नाम क्यों दिया गया? कि पहले जो आदिवासी होते थे वो जानवरों का शिकार करके खाते थे, क्योंकि जानवर प्रकृति से रिलेटेड है, वो नेचुरल है, तो उन्हें प्राथमिक क्रियाओं में कहा जाने लगा। अब अगर हम उसके मांस को पकाएंगे, उसे विनिर्माण में बदलेंगे, तो फिर वो कौन सी क्रिया हो जाएगी? वो द्वितीय क्रिया हो जाएगी। लेकिन वो कच्चा मांस खाते थे पहले, क्योंकि उस समय आग नहीं थी, आग उसकी बाद में उत्पन्न की गई, तो इसे आखेट कहा जाता है। आखेट आपको समझ में आ गया होगा। अब संग्रहण देख लीजिए। संग्रहण क्या है? संग्रहण आपने सुना होगा। संग्रहण का मतलब होता है इकट्ठा करना। चाहे वो कोई भी चीज़ हो, उसे इकट्ठा करना संग्रहण कहलाता है। लेकिन इसमें संग्रहण का अर्थ है शिकार करने के बाद उसके मांस को इकट्ठा करके खाना, भोजन संग्रहण कहलाता है। यह भोजन संग्रहण के अंतर्गत आता है। वो आदिवासी शिकार तो कर लेते थे, लेकिन उसके बाद उसके मांस को इकट्ठा करके फिर खाते थे, तो उसे भोजन संग्रहण कहा जाता है। अब देख लीजिए कृषि। कृषि एक भौगोलिक क्षेत्र पर की जाती है, प्रकृति द्वारा दिया गया अनमोल संसाधन है। भारत की 75% आबादी कृषि पर निर्भर करती है। आपको ये मेन पॉइंट है, ये आपको याद रखना है कि हमारी 75% आबादी केवल कृषि पर निर्भर है। आप जानते हैं हमारी ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या, लगभग 70 से 75% जनसंख्या गाँव में रहती है, और उनकी रोजी रोटी क्या है? कृषि, ओनली कृषि, एग्रीकल्चर। और इकोनॉमिक्स में हम चैप्टर पढ़ेंगे एक एग्रीकल्चर, उसके बारे में मैं आपको कृषि के बारे में डिटेल में बताऊंगा।
फिलहाल के लिए आप ये समझिए कि कृषि एक भौगोलिक क्षेत्र पर की जाती है। आप जानते हैं कृषि कैसे होती है? शहरों में रहने वाले लोग बहुत ही कम जानते हैं, लेकिन जो लोग गांव से हैं वो तो दिन रात उस काम को करते थे, यानी कि देखते थे, तो वो कृषि के बारे में ज़रूर जानते होंगे। और मैं तो बहुत ही अच्छे तरीके से जानता हूँ कि कृषि क्या होती है। खनन देखिए, खनन का अर्थ है खोदना, अर्थात ज़मीन के अंदर दबे संसाधनों को खोदकर निकालना खनन कहलाता है। जैसे आपने देखा होगा पेट्रोलियम निकाला जाता है, ज़मीन की कितनी गहराई से निकाला जाता है, कोयला आदि, ये सब खनन कहलाते हैं। खनन का मतलब अर्थ होता है खोदना, ज़मीन के अंदर से जो पदार्थ होता है उन्हें निकाल कर बाहर करना और उन्हें प्राकृतिक चीज़ों मतलब नेचुरल वैसे रिसोर्स में बदलना खनन कहलाता है। खनन का मतलब केवल उन्हें निकालना ही नहीं, उनको अलग फिर पेट्रोलियम को जब निकाला जाता है तो वो ऐसा थोड़ी ना होता है, उसका फिल्टरीकरण किया जाता है, उसके बाद में फिर वो अपने अच्छे रूप में आता है। पशुपालन देखिए, पशुपालन आप जानते हैं पशुओं को पालना पशुपालन कहलाता है। पशुओं को पालना और उनसे मिलने वाले पदार्थों का सेवन करना, यह दो प्रकार का होता है। पशुपालन दो प्रकार का होता है। अब तो इसके दोनों प्रकार आपको देखने हैं। एक जलवासी पशुपालन नाम से पता चल रहा है, एक व्यावसायिक पशुपालन। दोनों के अर्थ नाम से पता चल रहा है। जलवासी का अर्थ क्या है? ऐसे पशु जो हमेशा चलते रहते हैं, उनका कोई निश्चित टाइम नहीं होता, ना कोई जगह होती निश्चित कि वो यहाँ पर रुकेंगे। भोजन की तलाश में वो एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं और इनका मकसद केवल उन पशुओं को पालना होता है और उनसे जो कुछ मिलता है उससे अपना जीवन निर्वाह करते हैं। यानी कि उनकी कुछ भी चीज़ों को उन पशुओं से जो मिलता है उनसे अपना जीवन निर्वाह करते हैं। लेकिन अब जो नई तकनीक आई है वो व्यावसायिक पशुपालन आई है। ये बहुत से देशों में नई व्यवसाय किया है, मतलब नए से बिजनेस के रूप में देखा जाता है। यानी कि पशुओं को केवल मनी के लिए पाला जाता है, यानी कि पैसे कमाने के लिए पशुओं को केवल पाला जाता है, तो इसे व्यावसायिक पशुपालन कहते हैं। इसे वाणिज्यिक भी कहते हैं। वाणिज्य का मतलब कॉमर्शियल पशुपालन। अब चलवासी पशुपालन के बारे में हम पहले पढ़ेंगे, बाकी के पॉइंट्स हम बाद में देखेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब आपसे पूछा जा सकता है कि चलवासी और व्यावसायिक पशुपालन में क्या अंतर है, ऐसे सवाल ज़्यादा पूछे जाते हैं। चलवासी पशुचारण एक प्राचीन जीवन निर्वाह रहा है जिसमें पशुचारक अपने भोजन, वस्त्र, शरण, औजार एवं यातायात के लिए पशुओं पर निर्भर रहता है। पहले के जो लोग थे वो चलवासी पशुचारण ही करते थे, क्योंकि पहले इन्हें व्यवसाय के रूप में नहीं दे जा सकता था। पहले इतनी तकनीकें नहीं थी, पहले इतना दिमाग नहीं था उनमें कि इनसे व्यवसाय किया जाए। और पहले जो पाले जाने वाले जानवर थे वो भेड़ बकरी थे, इन्हें ज़्यादा पाला जाता था और इनका जो पालने का मकसद होता था वो अपने भोजन, वस्त्र, शरण, औजार और यातायात के लिए पाया जाए। उनका मतलब पूरी ज़िंदगी इसी में गुजर जाती थी। पशुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते, उनके साथ खुद रहते थे और उन्हें भी पालते थे। वे अपने पालतू पशुओं के साथ पानी एवं चारागाह की उपलब्धता एवं गुणवत्ता के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होते रहते थे। वो अपने पालतू पशु थे, उनके साथ उनकी तलाश में पानी और चारागाह की तलाश में एक दूसरे से दूसरी जगह जाते रहते थे, स्थानांतरित होते रहते थे। नए चारागाहों की खोज में ये पशुचालक समतल भागों एवं पर्वतीय क्षेत्रों में लंबी दूरियां तय करते थे। ये पर्वतीय भागों में ज़्यादा जाते थे जहाँ पे घासें ज़्यादा उगती हैं, चारागाह ज़्यादा होता है और जहाँ पशुओं को पानी अच्छा मिले और मतलब भोजन भी अच्छा मिले, ऐसी जगहों पर ज़्यादा जाते थे ये। भारत के हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में गुज्जर, बकरवाल, गद्दी एवं भूटिया लोगों के समूह ग्रीष्मकाल से पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये कहाँ पे पाए जाते हैं? ये उत्तराखंड में पाए जाते हैं। उत्तराखंड हमारा एक राज्य है जो पर्वतीय क्षेत्र है पूरा का पूरा। वहाँ पर ऐसे ऊन वाले भेड़ पाए जाते हैं और वहाँ पर ऊन तैयार की जाती है, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में। अब हम व्यावसायिक या वाणिज्यिक पशुपालन के बारे में पढ़ते हैं। चलवासी पशुचारण की अपेक्षा वाणिज्यिक पशुपालन अधिक व्यवस्थित एवं पूंजी प्रधान होता है। पूंजी प्रधान का मतलब पैसों से संबंधित, यानी कि
इसमें पैसे ज़्यादा मिलते हैं। प्रधान का मतलब आप बड़ा समझ लीजिए, पूंजी का मतलब आप पैसे समझ लिए कि इसमें मोटी रकम मिलती है। आपने देखा होगा कि शहरों, बड़े बड़े जो शहर होते हैं, दिल्ली या मुंबई, इनमें जो डेयरी खुलती है, पशुओं की डेयरी खोलते हैं, जिसमें एक छोटा सा मतलब बाड़ा ले लेते हैं, एक मतलब जगह ले लेते हैं पशुओं को पालने के लिए, और उसमें पशुपालन किया जाता है और दूध बेचा जाता है। तो वो क्या हुआ, व्यवसाय तो हुआ एक तरीका का। अब देखिए, वाणिज्यिक पशुधन पालन पश्चिमी संस्कृति से प्रभावित है, यानी कि ये भारत में पश्चिमी संस्कृति से आया है। हमारी जो भी आधी से ज़्यादा चीज़ है वो हम पश्चिमी संस्कृति पर निर्भर है। पहनावा हमारा पश्चिमी संस्कृति का आ गया है, खाना भी हमारा पश्चिमी संस्कृति का आ गया है, और तो और हम व्यवसाय भी वैसा करने लगे जैसे पश्चिमी यूरोप करता है। वाणिज्यिक पशुधन पालन में पशुओं की संख्या भी चारागाह की वहन क्षमता के अनुसार रखी जाती है, यानी कि जितना उन्हें खिलाने की ज़रूरत है उतने ही पशु रखने मतलब जितना उनके पास चारागाह होता है उतना ही वो पशु रखते हैं। जितनी जिसका वो कहते हैं जिसका जितना बूता है वो उतना ही काम करता है, यानी कि जितना उनके पास पैसा वो उतना ही पशु रखते हैं। जैसे जैसे उनकी कमाई अच्छी होने लगती है इससे, तो वो पशुओं की संख्या भी बढ़ा देते हैं। और दिल्ली जैसे शहर में जहाँ पर ऐसे कोई मतलब भैंसों का, गायों का दूध नहीं मिलता, तो वहाँ पे ये डेयरी खोली जाती है, क्योंकि वहाँ थैलियों का दूध बहुत मतलब गांव के जो लोग दिल्ली में बसते हैं वो कम पीना पसंद करते हैं, तो वो भैंसों का दूध ज़्यादा पसंद करते हैं। यह एक विशिष्ट गतिविधि है जिसमें केवल एक ही प्रकार के पशु पाले जाते हैं, चाहे वो बकरी पालें, चाहे गाय पालें, चाहे भैंस पालें, चाहे भेड़ पालें, एक ही तरह के। हालांकि भेड़ों से तो दूध नहीं मिलता, लेकिन भेड़ ऊन के काम आते हैं, इनसे ऊन बनाई जाती है और अच्छी खासी मोटी कमाई की जाती है। लेकिन इन तीनों से दूध मिलता है और इनसे भी अच्छी कमाई की जाती है। विश्व में न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, यूरुग्वे एवं संयुक्त राज्य अमेरिका में वाणिज्य पशुधन पालन किया जाता है। ये कुछ आप देश हैं, आपको याद रखना है। आप गोला बना के भी लिख सकते हैं कि इन देशों में पशुपालन किया जाता है, तो और भी इम्प्रेशन अच्छा जमेगा। अब डेयरी कृषि देखिए, डेयरी कृषि कैसे होती है। डेयरी व्यवसाय दुधारू पशुओं के पालन पोषण का सर्वाधिक उन्नत एवं दक्ष प्रकार है। इसमें पूंजी की भी अधिक आवश्यकता होती है, यानी कि बड़ी बड़ी डेयरी खोल लेते हैं लोग, दूध की डेयरी खोल लेते हैं, पनीर की, दही की, सब चीज़ों की, मतलब सारे चीज़ होते हैं उसमें। तो वो डेयरी कृषि के रूप में जाता है। कृषि का एक मतलब ये होता है कि ऐसे प्रोडक्ट बनाना जिनसे खाने के प्रोडक्ट बनाना। तो इसमें डेयरी कृषि का अर्थ ये है कि डेयरी से संबंधित वस्तुओं का उत्पादन करना। तो ये डेयरी उत्पाद खोले जाते हैं कहीं पे और इससे भी अच्छी मोटी कमाई हो जाती है। पशुओं के लिए छप्पर, घास संचित करने के लिए भंडार एवं दुग्ध उत्पादन में अधिक यंत्रों के प्रयोग के लिए पूंजी भी अधिक चाहिए। हालांकि जो शहर होते हैं उसमें जानते हैं आप ज़मीन कितनी महंगी मिलती है गांव की अपेक्षा, तो वहाँ पर छप्पर लेना, उनके लिए घास संचित कर पाना, भंडार, दुग्ध उत्पादन में अधिक यंत्रों का प्रयोग होता है, इसके लिए कितने पैसे चाहिए होंगे। तो ये व्यवसाय वही कर सकता है जिसके पास कम से कम पैसे, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पैसे हों, 5 लाख 10 लाख इतने पैसे होने चाहिए पास में, तभी वो ये व्यवसाय कर सकता है। डेयरी कृषि का कार्य नगरीय एवं औद्योगिक केंद्र के समीप किया जाता है, क्योंकि ये क्षेत्र ताज़ा दूध एवं अन्य डेयरी उत्पाद के अच्छे बाजार होते हैं, यानी कि नगरों के आसपास किए जाते हैं। गांव में नहीं की जाती डेयरी, बहुत कम की जाती है। औद्योगिक केंद्रों के आसपास की जाती है, जहाँ पर कोई भी मतलब डेयरी ना हो, वहाँ पर लोग डेयरी खोल लेते हैं। वाणिज्य डेयरी कृषि में सबसे बड़ा प्रदेश उत्तरी पश्चिमी यूरोप का क्षेत्र है, दूसरा कनाडा एवं तीसरा क्षेत्र न्यूजीलैंड, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया एवं तस्मानिया है। ये कि जो वाणिज्य डेयरी कृषि किया जाता है उसमें सबसे बड़ा प्रदेश कौन सा, पश्चिमी यूरोप का क्षेत्र। पश्चिमी यूरोप में सबसे ज़्यादा डेयरी की जाती है, दूसरा कनाडा, तीसरा न्यूजीलैंड और दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया या तस्मानिया है। ये आपको थोड़ा स्मरण रहना चाहिए। तो ये चैप्टर आपका यहीं पे ख़त्म होता है, बहुत छोटा चैप्टर था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।